पाठ 8 आखिर कितनी ज़मीन। कहानी। पाठ का मूल भाव। लेव टोल्स्टॉय की कहानी हमें संदेश देती है कि लालच का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मनुष्य जीवन में जो भी धन दौलत एकत्र करता है वह सब इसी दुनिया में रह जाता है। मनुष्य खाली हाथ ही इस दुनिया से विदा होता है। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, लालच के दुष्परिणाम के बारे में जानना, मौखिक बहुविकल्पीय लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, किसने किससे कहा के बारे में जानना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अपने पिता के साथ दो बहनें रहती थीं। उनमें से बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। कुछ महीने के अंतराल पर शहर में रहने वाली बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई। दोनों आपस में बातें करने लगी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो। जीजी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हम किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी में कोई जिंदगी है? पेट तो जानवर भी भर लेता है। छोटी बहन का पति दीना उन दिनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन में धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा रहता। तभी गांव के ज़मींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने ज़मींदार से 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ों को लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। अब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चल लेते थे। काफ़ी दिनों तक दीना इस बात का सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों पर जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। यह सूचना जब दीना को मिली तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना के मन ही मन में वहां जाने का फैसला कर लिया। अब अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे वहाँ रहने और खेती करने के लिए ज़मीन मिल गई। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थी तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। अब उसे अपनी ज़मीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया। उसने घोड़े के चारों पानी के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि महीने चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। यह सुनकर दीना के मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार, मिठाई भी खरीदे। 7 दिन का सफ़र तय करके वो दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास ज़मीन भी थी। ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने ताबुओं से बाहर निकल आए। सभी उत्साह से दीना की ओर देख रहे थे। एक दुभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। वे सब दीना की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीनों से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों के सरदार ने। उसने दुभाषी की ओर देखा। दुभाषी ने बताया कि वह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डब्बा और मिठाई सरदार को भेंट में दे दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। रात्रि में दीना ने के स्वागत में दावत का आयोजन हुआ। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने वाले प्रयोजन बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के कागज़ भी पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसकी मुंशी कस्बे पे जाकर लिखा पढ़ी करके कागज़ बना देंगे। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपये? यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपये। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सके
तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले ही दिन कल्पनाओं में खो गया। वो सोचने लगा कि दिन भर में 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से चल लूँगा, क्योंकि आजकल तो दिन में लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा, कुछ बैल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जाग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वो दोनों कोल के पास पहुंचे। दीना ने कोलों से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर ना हो जाए इस ख्याल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहां आ गया। सब टेकड़ी की ओर बढ़े। सरदार ने दूर दूर तक फैली ज़मीन की ओर इशारा करके कहा, जहां तक तुम्हारी नज़र पहुंच रही है वो सब हमारी ज़मीन है, इसमें मैं कितना चाहो ले लो। ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतार कर ज़मीन पर रख दी और कहा, यह निशान है, यहाँ से चलकर सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना होगा। दीना ने सिर हिलाया, रुपये सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और फावड़ा लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। हर तरफ उसे अच्छी ज़मीन दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय लिया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। 1000 मीटर चलने पर उसके फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास छीन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल चलते चलते उसने दूसरा गड्ढा। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खा पी लेना चाहिए। लेकिन तभी मन ही मन में ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी हैं। इतनी अच्छी ज़मीन हाथ में जाना देना मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे चढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहरना, उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए इस वजह से लेट नहीं सका। उसने खाना खाया, पानी पिया तो थोड़ा राहत महसूस हुई। वह फिर से उठा, खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे सूरज नीचे होता दिखाई देने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल रहे थे। उसका मन आराम करने का हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वो पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसने कमीज उतारकर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। यह विचार आते ही वह डर कर कांपने लगा। छाती धड़क रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। अब डूबा तब डूबा। उसे ज़मीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल का सरदार उसे बुला रहा था। तभी सूरज डूब गया। अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल ने भी उसे बुलाया। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अभी भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अंत उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल गिर पड़ा। वह खूब रही, वह खूब रही। सरदार चिल्लाया, वह तुमने कितनी ज़मीन ले ली? तभी दीना का साथी दौड़कर उसके पास आया। उसने दीना को उठाया चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना ने के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। दफन करने के लिए कुल 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकल गया, बस आखिर कितनी ज़मीन। लेव टॉल्स्टॉय की कहानी पर आधार। नैतिक मूल्य। अधिक लालच हमेशा विनाश का कारण होता है। शब्दार्थ का ज्ञान। थिएटर, सिनेमाघर, परवाह, चिंता, सौदागर, व्यापारी, स्वागत, अगवानी, अर्जी, आवेदन पत्र, सत्कार, आवभगत, इस्तेमाल, प्रयोग, प्रयोजन, कारण हेतु, मवेशी, पालतू जानवर, मूर्खता, बेवकूफ़ी, उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रतिक्षण, हर पल, टेकड़ी, ऊंची ज़मीन, दफन, लाश को मिट्टी में गाड़ना। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। थिएटर, एकड़, जमींदार, सौदागर, स्वागत, प्रयोजन, किलोमीटर, प्रतिक्षण, फावड़ा, कब्र।